Assalamu alaikum everybody and welcome to prima.pk. Today we are going to start the first crash course, and today we are going to discuss the chapter number 1, test number 1 of MDCAT session. And starting with my intro, my name is Tahreem Gardezi and I scored 176 out of 200 marks in my MCAT. And today I'm gonna discuss the MDCAT test number 1 with you all. Hope you आप लोगों ने ये attempt कर लिया होगा. So starting with the first question. So the first question is, all of the following are common molecules in the membrane of all type of cells except. So the correct answer is cholesterol. Why cholesterol? Cholesterol जो होता है ना, that is present in eukaryotes, but in prokaryotes cholesterol is absent. So that is why prokaryotes की membrane में cholesterol present नहीं है. This is why the correct answer is cholesterol. Moving to the next question. It is hydrophobic portion of plasma membrane is present in or at. So let's first draw the structure of plasma membrane here for the convenience. ठीक है, so these are, here we go, these are the यहाँ हमारे पास in the plasma membrane. Okay, in the plasma membrane जो आपके पास वो होता है जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है ना, that is the inner core of the membrane. यानी जो आपके पास tails होती हैं that are hydrophobic in nature, and जो आपके पास head होता है ना that is hydrophilic. तो head जो होता है that appear at the surface, और जो tails होती हैं ना that face each other. अच्छा रुकिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ. We do have carbon and hydrogen and oxygen. ठीक है, कार्बन आपके पास है 40.92%, 40.92% आपके पास कार्बन आ गया. हाइड्रोजन इज 4.51 एंड ऑक्सीजन इज 54.5. ठीक है, तो ये आपके पास आपने परसेंटेज बता दिए कि एस्कॉर्बिक एसिड आल्सो नोन एज विटामिन सी, इसके अंदर इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतने परसेंट ऑक्सीजन है. व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? ठीक है, तो अभी आपको यहाँ इन्होंने परसेंटेज दे दिए हैं. दीज परसेंटेजेस आर द मैसेज. ऑल वी नीड टू डू टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला इज, हम सबसे पहले वी डू हैव द मैसेज, राइट? दीज आर द मैसेज. वी आर गोना डिवाइड द मैसेज बाय द मॉलिक्यूलर मैसेज. ठीक है, जो आपके पास मोलर मैसेज है ना, हम उनके साथ इसको डिवाइड कर देंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट आर वी गोना डू हियर इज, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. ठीक है, तो कार्बन इट्स 40.92, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से. हाइड्रोजन को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन इट्स 1.008 और ऑक्सीजन इट्स 16, तो हम इसे 16 से डिवाइड कर देंगे. व्हेन वी आर गोना डिवाइड इट, तो हमें पता है, देखें इन द एमडीकैट वी डोंट नीड टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है. तो वी आर गोना डू इज वर्क अ लिटिल स्मार्ट हियर. हमें पता है 12 4s आर 48 होता है, सो वी आर गोना राइट 3 हियर, क्योंकि जो 4 है वो तो हो नहीं सकता. ठीक है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा, बट वी डोंट नीड टू एग्जैक्टली कैलकुलेट एवरीथिंग हियर. ठीक है, हाइड्रोजन में आपके पास आ जाएगा 4, and in case of oxygen it is actually 16 3s are 48. 16 3s are 48 होता है, तो हम इसको यहाँ पे 3 कर लेते हैं because 48 is the nearest one. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया C3H4 and O3. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया. अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपके पास वो भी आ जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट मोस्ट नियरली opposite in the meaning of the word eradication. अच्छा, हमें eradication का मतलब पता है, हम क्या कहते हैं eradicate, हम word मतलब normally use करते हैं, इसका मतलब होता है something, किसी चीज़ को remove कर देना. ठीक है, that is actually what eradication means. ठीक है, तो suppress means किसी चीज़ को कम कर देना. ठीक है, टर्मिनेशन मीन्स टर्मिनेट, हम कहते हैं हमने ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया. टर्मिनेशन मीन कम्प्लीटली किसी चीज़ को निकाल देना. कंट्रोल के मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना. अब हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, आहिस्ता करके कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है, हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं. ठीक है, तो एक्सटिंक्शन भी उसी सेंस में यूज़ हो जाता है. ठीक है, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना. सो दीज आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ एरेडिकेशन टू एन एक्सटेंट. सो व्हाट इज एंटोनिम? इट्स आस्किंग फॉर द ऑपोजिट. सो वी आर गोना गो विद एस्टैब्लिश. एस्टैब्लिश मतलब किसी चीज़ को बनाना. सो व्हेन वी आर गोना मेक समथिंग, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ किसी चीज़ को निकालना. Moving to the next question. 2 grams of hydrogen molecules contain dash. 2 grams of hydrogen molecules contain dash molecules. ठीक है, ओके, सो हम यहाँ पे
इसको करते हैं। अच्छा, आपके पास गिवन है 2 ग्राम। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स into Avogadro's number. Avogadro's number constant है 6.023 into 10 की पावर -27 -23, ठीक है। एंड अब आपको मोल्स फाइंड करने, मैथ आपको गिवन है 2, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला होता है मैथ डिवाइड बाय मोल, मैथ आपने 2 को डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखो H2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर H दिया हुआ होता आप 1 लिखते, H2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है सिंस, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय आपने इसको कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो 2 को कैंसिल कर देगा एंड आंसर विल बी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो 6.02 into 10 की पावर 23 इज योर आंसर। सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन्स आर। अच्छा, अब हमने हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमने वो ऑर्गेनेलीज फाइंड करनी है दैट डू हैव अ मेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू हैव अ मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन। हमने ये बात की थी कि राइबोसोम्स आर common organelle in both the prokaryote and eukaryotic organisms, ठीक है। why they are common? because they don't have a membrane, क्योंकि prokaryotes में membrane bounded organelles तो हो नहीं सकती ना। न्यूक्लियस है, it is double membranous। लाइसोसोम आपके पास मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होती है इसकी, गोल्जी की भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं। अब आप देख लो, राइबोसोम इज द कॉमन ऑप्शन इन 3 ऑप्शंस, ठीक है। कॉमन है 3 MCQs में, वो तीनों आंसर नहीं हो सकते, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल kept in water is chiefly regulated by। अच्छा, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, एक सेल है उसके हम ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को रेगुलेट करें, यानी वाटर एक सेल के अंदर एंटर करता है, तो एक प्लांट सेल है ना, उसके अंदर आपके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर आपके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वो सेंट्रल नहीं होते, ठीक है। वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो जब एक प्लांट सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर चूंकि वैक्यूल होता है, तो वो वैक्यूल उस पानी को अकोमोडेट कर लेता है, वो प्लांट बर्स्ट नहीं करता। वेयरएज एनिमल सेल वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं पौधों को ज़्यादा पानी भी डालें तो वो मतलब वो उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं है, मतलब ये ना हो कि रूट्स के अंदर जाके वो ऑक्सीजन उसको ना ले सके, वो वाली चीज़ एक अलग आ जाती है। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं ना अगर पानी ना डालें, तो ये वाला सीन है। तो वैक्यूल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल। नेक्स्ट आ जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। अब गोल्जी का क्या फंक्शन है, अगर हम इसको एक दफ़ा रिव्यू करें तो गोल्जी इज मेनली इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स बनाना। फिर हमने ये बात की थी एक फ्रेगमोप्लास्ट है, ठीक है, वो प्लांट सेल की सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इमर्ज्ड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ अगर हम देख लें, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टू आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन इज द ट्रांसलेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मीन्स आफ्टर ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बन गई, पोस्ट मतलब बाद में, उसको मॉडिफाई करें प्रोटीन को, ठीक है। एंड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लिपिड्स, यानी हम क्या करें, लिपिड्स के साथ ग्लूकोज ऐड करें, यानी ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे हैं, जितने भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है ना, ये आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रही होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। अब देखो प्रोटीन्स है, कमिंग टू द पॉइंट, प्रोटीन्स कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम्स करता है। अब यहाँ पे वी डू हैव द ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, तो ये तो कुछ हो नहीं सकता। साइटोप्लाज्म, व्हाई इट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। दोज फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज द राइट ऑप्शन। What is an example of semi-autonomous organelle found in both plants and animals? अच्छा, जब उसने कह दिया both plants and animal, वरना आपके पास यहाँ पे दो semi-autonomous organelles हैं, chloroplast and mitochondria। हम कहते हैं ना इनका endosymbiotic relationship, मतलब हम endosymbiotic theory देते हैं कि ये सबसे पहले free living bacteria थे, ठीक है। फिर इन्होंने एक और prokaryotes के अंदर, एक और prokaryotic bacteria के अंदर इनके साथ symbiotic relationship develop हो गया, ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी existence को sacrifice कर दिया for the sake of the symbiotic relationship, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब उसने कह दिया both plants and animals, so chloroplast is only found in plants, animals के अंदर नहीं होता, उन्होंने photosynthesis नहीं करनी होती, so here the right answer is mitochondria. Which of the following are colorless? Chloroplast green colored pigment होता है, chromoplast जो आपके पास होता है ना, ये colored होता है, ये आपके पास colorful जो भी plant के parts होते हैं ना, that is responsible for the chromoplast, and leucoplast that is colorless। आपसे ये पूछा हुआ था, so leucoplast is the right option. A group of ribosomes attached to messenger RNA is known as। अच्छा, अब एक group of ribosomes हैं वो attach हो गए messenger RNA से, that is known as polysome। Federal textbook board में लिखा हुआ है, ठीक है। What is the wall strengthening material in prokaryotic cell?
अच्छा, प्रोकैरियोटिक हमने सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल प्रोकैरियोट्स की सेलुलोज की बनी हुई होती है. सेम इज द केस विद द एलजी की भी सेलुलोज की बनी हुई होती है. सिलिका chitin, in case of fungi the cell wall is made up of chitin, but in case of prokaryotes it's made up of peptidoglycan. That is the fact you need to remember. Plastids are only found in, अच्छा, according to the फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड वहाँ पे लिखा है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एलजी. ठीक है, सिंस आपके पास यहाँ एलजी इज इन द ऑप्शंस, तो प्लांट्स इज द राइट वन. वायरसेस में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती. ठीक है, तो ए ऑप्शन कांट बी द राइट वन. विच ऑर्गेनेली सिंथेसाइजेस एंजाइम. अच्छा, दिस क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी ने भी किया ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, सो लेट मी एक्सप्लेन द आंसर. अब देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, मेनली प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स दैट आर प्रोटीन्स. ठीक है, अब उसको सिंथेसाइज करना इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. उसकी आगे फर्दर मॉडिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी, लेकिन सिंथेसिस करना एंजाइम्स का काम है, राइबोसोम्स का. अब आपने अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया, यू डू हैव अ पॉइंट कि रफ एंडोप्लाज्मिक डू हैव द राइबोसोम्स, व्हाई नॉट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द केस इज, जो प्रोटीन्स आपकी सेल से बाहर जानी होती है ना एक्सपोर्ट करके, वो आपकी बनती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. लेकिन जिसने न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है ना सेल को खुद चाहिए होती हैं, तो वो वहीं बनती हैं सेल के अंदर ही, और वहाँ से न्यूक्लियस में ट्रेवल कर जाती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, तो वो आपके पास बनती हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की फ्री राइबोसोम्स में. सो द राइट ऑप्शन हियर इज राइबोसोम्स, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स आपकी ऐसी हैं, कुछ एंजाइम्स दे आर आल्सो प्रोटीन्स, जिस तरह डीएनए हेलिकेस इज एन एंजाइम, वो डीएनए के अंदर जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स वो डीएनए के अंदर जाता है. सो द राइट ऑप्शन कांट बी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर, इट्स गोना बी द राइबोसोम. ठीक है, बिकॉज राइबोसोम इज मेनली इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. Next question is, which model of plasma membrane suggests that proteins are embedded in lipid bilayer? अच्छा, अब lipid bilayer के अंदर we do have two models here that we have discussed according to the Punjab textbook board, और उसमें आपके पास है unit membrane model and fluid mosaic model. Unit membrane model actually that is not that much acceptable, क्योंकि according to the unit membrane model उन्होंने कहा था कि जो lipid bilayer है ना, that is sandwiched between the proteins. उन्होंने कहा था, जिस तरह अगर मैं इस तरह बात करूँ, मैं कह रही हूँ मेरे पास यूँ करके अगर प्रोटीन्स है, फर्स्ट सपोज दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में लिपिड बाइलेयर है ऐसे करके. ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना हमारे पास. फिर हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा, दैट मेड अस क्लियर दैट जो आपके पास सेल वॉल है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है. आपके पास यहाँ पे यूँ करके लिपिड बाइलेयर है, और बीच में प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जस्ट इम्बेड हुए में, रैंडमली डिस्पर्स हुए में, जिस तरह ये प्रोटीन आ गई. ठीक है, इस तरह हुआ है. इसके साथ ग्लाइकोलिपिड्स या प्रोटीन वो अटैच हो जाए, ग्लूकोज अटैच हो जाए, तो ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइको प्रोटीन्स बन जाएंगे. अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी चेक. एम आई ऑडिबल नाउ? अब सही आवाज़ आ रही है? अच्छा, कंटिन्यू करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू ऑल कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, वॉइस इज नॉट क्लियर. एम आई ऑडिबल जी नाउ? बिल्कुल सही आ अच्छा, रही है. कंटिन्यू करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आए, ओके. अच्छा, ठीक है. अच्छा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. तो हम कहाँ थे? ओके, वी वर डिस्कसिंग द फ्लूइड मोज़ेक एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. तो हमने ये कह दिया कि आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो वैसे डिस्पर्स हुए होते हैं, जस्ट लाइक द लार्ज आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी. ठीक है, इस तरह होता है. तो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. आगे चलते हैं. तो लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गेनेली. अब लिपिड मेटाबॉलिज्म हो रही है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अगर हम यहाँ देख लें, हमारे पास बाकी जो ऑप्शन है, आर उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. फिर आगे अगला आ जाते हैं. The process by which unwanted structures within the cell are engulfed and digested within the lysosome is known as. ठीक है, अब लाइसोसोम है, उसने क्या करना है, उसने इनगल्फ करना है, डाइजेस्ट करना है जो भी आपके अंदर अनवांटेड सेल स्ट्रक्चर्स, यानी सेल के वो स्ट्रक्चर आप सेल को नहीं चाहिए. ठीक है, इस तरह होता है. ठीक है, जिस तरह अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और देन सडनली यू स्टॉप डूइंग द एक्सरसाइज, तो आपके मसल सेल्स के अंदर एक्सेसिव माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो गए. ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव टू डू विद दोज माइटोकॉन्ड्रिया इज, अब वो उन माइटोकॉन्ड्रिया को किसी तरह डिस्ट्रॉय करना है. वी डोंट नीड देम एनीमोर. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी. ठीक है, इसमें जो सेल होता है वो अपने ही स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर नीडेड बाय द सेल.
ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑटोफेगी. What is the inner membrane of the mitochondria called? Inner membrane cristae होती है, हमें पता है. Tonoplast is the membrane of the vacuole actually. And cristae, these are present in the endoplasmic reticulum and Golgi. ठीक है. Ribosomes are made up of dash. Ribosomes are made up of RNA and protein. 50-50% होता है, 50% RNA होता है and 50% protein होता है, equal amount में ये होता है. इस वजह से इन्हें ribonucleoproteins भी कहा जाता है. ठीक है. फिर आगे आ जाते हैं which organelle does the tonoplast surround. अच्छा, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको एक मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट वो सराउंड कर रही होती है? वी नो इट्स वैक्यूल. ठीक है. पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर. अच्छा, पैसिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? पैसिव प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस जिसमें आपको एनर्जी नहीं चाहिए होती. ठीक है, यानी विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी आप क्या कर लेते हो, आप ट्रांसपोर्ट करवा लेते हो. ठीक है, तो देख लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पता नहीं हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में था एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कि मे बी इट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि देखो एक प्रोटीन हेल्प करिए इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा नहीं होता. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, ऑस्मोसिस होगी, दीज आर ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती. ठीक है. पिनोसाइटोसिस इज एक्चुअली एक्सोसाइटोसिस, तो उसमें एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस दे डू नीड एटीपी. ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इस वजह से इसमें पिनोसाइटोसिस आ गया. दिस कांट बी द राइट ऑप्शन. एक्सोसाइटोसिस एंड फैगो, ये इनमें से कुछ भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता. दे डू नीड एटीपी फॉर द ट्रांसपोर्ट. आगे आ जाते हैं. among the following which cellular organelles contain circulate DNA similar to that found in the bacteria? This is the answer is chloroplast. ठीक है, क्योंकि हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जब हमने एंडोसिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात की थी तो हमने कहा था कि हम इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे थे, क्योंकि हमने कहा इनके अंदर अपनी मतलब इनके अंदर अपने राइबोसोम्स दैट आर 70S. ठीक है, इनके अंदर डीएनए है दैट आर सिमिलर टू बैक्टीरिया. तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के सिमिलर, इनके पास अपने एंजाइम्स हैं, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये खुद कर सकते हैं. ठीक है, सो ड्यू टू दीज रीजंस हमने ये कहा था कि जो है ये सबसे पहले बैक्टीरिया ही थे, फिर इनकी एंडोसिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगी एंड वगैरह वगैरह. सो द राइट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट. फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल्स विद. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किसके साथ रिजेंबल करता है? दैट इज द हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. अच्छा, ग्लोबिन पार्ट क्यों? दिस इज एन ईजी वे टू रिमेंबर. इस देखो हीम किसको कहते हैं, मतलब हीम इज द ग्रुप दैट कंटेन द आयरन. ठीक है, तो हमने कहा था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है. हीमोग्लोबिन के अंदर बीच में फेरस होता है, आयरन होता है. ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि स्ट्रक्चरली दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं. ठीक है, यानी जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, उसके अंदर सिर्फ आयरन होता है, फेरस होता है, और जो आपका क्लोरोफिल होता है वहाँ उसकी जगह मैग्नीशियम लगा होता है. बाकी इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब हमने देखना है कौन सी इनकरेक्ट है. ठीक है, स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकरिंग स्ट्रोमा के अंदर ही होती है. क्लोरोफिल आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. ठीक है, इनके हमने कह दिया अपनी इनकी जेनेटिक मशीनरी है पूरी, इनका अपना डीएनए खुद आरएनए सिंथेसिस कर सकते हैं, अपनी राइबोसोम्स हैं इनके पास. दे डू नॉट नीड एनी अदर थिंग फॉर द replication. ठीक है, and chloroplasts have 70S ribosome. They do have 70S ribosome. Intergrana are photosynthetic. Intergranum are not photosynthetic. Intergranum इनको हम कहते हैं larger thylakoids भी कहते हैं. ठीक है, एंड ये इनका काम क्या होता है? सिर्फ कनेक्शन होता है. इंटरग्रेना तो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रहे होते हैं. दीज इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते. जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक. आगे आ जाते हैं. ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डैश ग्रेना. हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने 40 to 60 इट्स रिटन इन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड. ठीक है, और हर ग्रैनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं? 25 to 50. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. अब Krebs cycle occurs in dash of the mitochondria. Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria. It is also written in federal textbook board. ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन. जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन थी उसको हमने इस तरह ड्रॉ किया था. हमने कह दिया था इसका ये क्या होती है, ये इस तरह आपके पास इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, इस वजह से इसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं. ठीक है, दैट इनफोल्डिंग्स क्या हेल्प करती हैं? लार्ज सरफेस एरिया इसका बनाती हैं ताकि आपके पास इफेक्टिवली इसके अंदर रिएक्शंस पॉसिबल हो सकें. यहाँ पे आपके पास होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स. F1 पार्टिकल्स आपके पास इधर होते हैं. ठीक है, इन्हें एटीपी सिंथेस भी कहते हैं, एंजाइम्स. ठीक है, तो ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. फिर फंक्शनली मीजोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद. अच्छा, जब हम फंक्शन की बात करते हैं ना, तो हम मीजोसोम को कंपेयर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, द न्यूक्लिया ऑफ बोथ प्लांट्स and animal cell contain one or more dense bodies known as nucleoli. Which of the following correctly describes the function of nucleoli? तो न्यूक्लियोलाई का एक ही फंक्शन होता है, इसमें राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करनी होती है. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स दी इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं है, न्यूक्लियोलाई नहीं करता. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन, इनसे कोई भी फंक्शन ही नहीं करता. ठीक है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द टिपिकल प्लांट सेल वुड बी. अच्छा, एक टिपिकल प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल वॉल बनाएं तो हम उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे?
ठीक है, अगर हम एक प्लांट सेल वॉल बनाए तो हम इसको कहते हैं ये आपके पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके पास अंदर इसकी न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्लू से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये आपके पास आ गई सेल वॉल, और यहाँ पे आपके पास एक और नेबरिंग सेल है। ठीक है, मैं थोड़ा दूर बना रही हूँ, ये आपके पास एक और नेबरिंग सेल है। ठीक है, अब देखो दिस इज जो ये आपके पास है ना, ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो प्राइमरी, ये प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में आपके पास होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और दो प्राइमरी सेल वॉल्स को जो चीज़ जोड़ रही है, दो एडजेसेंट जो साथ साथ है ना, जो चीज़ जोड़ रही है, दैट इज द मिडल लैमेला। ठीक है, तो अगर हम आउटर मोस्ट लेयर देखें तो सेल से सबसे बाहर आपके पास मिडल लैमेला है, देन आपके पास प्राइमरी है, देन आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल आती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मिडल लैमेला, अगर मिडल लैमेला प्रेजेंट है तो। ठीक है, मिडल लैमेला इज गोना बी द आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड इज, जो सबसे पहली लेयर फॉर्म होती है ना, दैट इज ऑल्सो द मिडल लैमेला। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल इज इम्प्रेग्नेटेड बाय। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल, अब हमने कहा था कि हमने ये बात की थी कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है और जो मिडल लैमेला है, उन दोनों में आपके पास प्रेजेंट होता है पेक्टिन, दैट इज द कॉमन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बोथ। ठीक है, पेक्टिन आपके पास क्या होता है, आपके पास हेट्रोपोलीसेकेराइड है। ठीक है, बट लिग्निन आपके पास प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। वो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकेंडरी सेल वॉल हम कहते हैं ना रिजिड होती है, फर्दर ग्रोथ अलाउ नहीं करती। वो उन सेल्स में होती है जिन्होंने सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही सेल को प्रोवाइड करनी होती है, उन्होंने उनका ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल आ गई उसके अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होती, बहुत रिजिड होती है। सो दैट इज ड्यू टू द लिग्निन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज। अच्छा, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि आपके पास ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है फॉर सपोज। ठीक है, लाइक आई एम गोना ड्रॉ इट लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो दिस पाथ दैट इज ट्रेवल, दिस होल पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, द प्रोजेक्टाइल इज फर्स्ट is fired horizontally at with the initial speed of 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकेंड्स लेटर इज। अच्छा, अब इसका आंसर 20, क्योंकि टाइम जितना मर्जी गुजर जाए ना, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है ना, वो सेम ही रहती है, क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना एक्सेलरेशन का, उसकी वैल्यू आपके पास होती है 0। ठीक है, हम कहते हैं ना, हम जब एक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ए वाई जो आपके पास होता है दैट इज इक्वल टू -g। ठीक है, तो जो ए एक्स है ना आपके पास, वो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। जब आपके पास एक्सेलरेशन सेम है, दिस मीन्स आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी इज गोना बी द सेम, जितना मर्जी टाइम गुजार दो, स्पीड आपकी, स्पीड वेलोसिटी व्हाटएवर, वो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, द बॉल इज एम्बेडेड इन द सैंड एंड देन स्टॉप। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, बॉल ने, आपने बॉल ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, और वो बॉल सैंड के अंदर एम्बेड हो गया। एक्चुअली दस ये यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, ये आप लोगों ने जब टेस्ट में सॉल्व किया होगा। इसका आंसर है ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, इसका ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि आपके पास ये है इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाता है ना जब वो आके उस पर बॉल सैंड पे लगा है, तो उसमें इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाती है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि आपके पास मोमेंटम आपके पास क्या रहता है, कंजर्व ही रहता है, क्योंकि दिस इज द इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एक्स एंड वाई इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ वाई टू द एक्स। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ कौन सा है। ठीक है, सो ये आपके पास ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कहते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, तो आप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे। ठीक है, इसमें अच्छा, अब हम एंगल अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे आपके पास वाई पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंड क्या कहते हैं एक्स पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अगर आप देखो तो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज tan थीटा। ठीक है, तो आप करोगे tan 60 डिवाइडेड बाय tan 30। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, √3/1। ठीक है, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, आपने 10 की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। आगे आ जाते हैं, अ फाइटर प्लेन ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द एनिमीज टारगेट, बॉम्ब मिसेस द टारगेट ड्यू टू। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब देखो हमने पढ़ा था ना, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मास। हमने कहा था जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगी, जो बॉडी रेस्ट पे है वो क्या जाएगी, रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। ठीक है, इस चीज़ को अब देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक
एरोप्लेन था, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा था, उसका मोशन हॉरिजॉन्टली, वो आगे की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। अगर हम टारगेट आपके पास, फॉर सपोज दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है, ये आपके पास एक प्लान है, I'm gonna make a rough sketch, ठीक है, और यहाँ से आप एक बॉम्ब ड्रॉप करो, ये आपके पास आपका टारगेट है, ठीक है। आप यहीं से ड्रॉप करोगे ना जब, तो दिस बॉम्ब विल मूव इन अ प्रोजेक्टाइल, एक ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करेगा, ऐसे मूवमेंट होगी इसकी, ठीक है। इसने स्ट्रेट नहीं आना, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस है वो भी इस पर एक्ट करिए, ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करें, इसकी वजह से ये स्ट्रेट नीचे आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टिल होता ना एरोप्लेन, फिर भी हम कहते हैं कि एयर तो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करिए, आप इतनी हाइट से एक चीज़ को ड्रॉप करें, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग, और वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो नीचे आ रहे हैं ना, जो बॉम्ब है वो नीचे आ रहा है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वीक होती बाकी फोर्सेस से, तो वो तो एक हॉरिजॉन्टल मोशन ही कवर करना शुरू हो जाता ना वो बॉल, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रेजेंट देयर, वो एक्ट करिए डाउनवर्ड, लेकिन साइडवेज में ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू द विंड रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, विंड मूव है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर विंड है, उसकी वजह से जो टारगेट है, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा इस तरह ट्रेवल करेगा, इस वजह से हम थोड़ा पीछे से इसको मूव करेंगे, सॉरी, we found the question number, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, यहाँ ये चीज़ आप लोगों को जब तक समझ आ गई, ठीक है, तो हमने जब बॉम्ब को इस तरह ड्रॉप करना है, तो हम किस तरह ड्रॉप करेंगे, हम बॉम्ब को थोड़ा पीछे जब होगा ना टारगेट से पीछे, तो हम उस टाइम बॉम्ब को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अ स्टूडेंट लाइफ वाज सेव्ड इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट बिकॉज द एयर बैग एक्सपैंडेड इन फ्रंट ऑफ हिज हेड, इफ द कार had not been equipped with an airbag, the windshield would have stopped the motion of his head in a much shorter time compared to the windshield, the airbag. अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं जब एक आपके पास कोलिजन होती है, ठीक है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट टू कार्स कोलाइड, ठीक है, उस कोलिजन की वजह से आपकी कार पहले एक्सेलरेट कर रही थी, उससे आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, रिटार्डेशन होगी, ठीक है। इन दिस केस हम जब कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन आपके पास जब डिसेलरेट करेगी ना, तो उसमें आपके पास टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसमें आपके पास टाइम इंक्रीज कर गया, इस वजह से जो आपके पास कंपेयर टू द विंडशील्ड जो एयर बैग है वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ठीक है, फोर्स वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, इस वजह से आपके पास मिनिमम इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि जो एयर बैग है उसकी थोड़ी स्मूथ सरफेस होती है, उसकी वजह से आप इंजरी से भी बच जाते हो, ठीक है। आगे आ जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसमें, अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होता है, ठीक है। और अब जब हम बात करें कि अभी आपके पास फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स हम पढ़ा ना, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट, एफ इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू एम जी, तो एम जी की इक्वल आपके पास आंसर है, क्योंकि वेट की इक्वल है, ठीक है, फोर्स एंड वेट आर इक्वल। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ, अच्छा, न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो एफ इज इक्वल्स टू एम में फोर्स की आपको दे रहा है। अ स्टूडेंट ड्रॉप्स द टेबल टेनिस बॉल इन द एयर, व्हाट हैपन्स टू द वेलोसिटी एंड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि हमने एक फोर्स अप्लाई किया ना, वो ऊपर स्पीड से जा रही है, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हमने फोर्स क्योंकि लगाई है, तो उस फोर्स का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होना है ना, ठीक है। तो वो जो बॉल है वो ऊपर जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट जब वो रुक जाता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपकी जब हमने इनिशियल फ्यू सेकंड्स में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास इन द एयर इज ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपके पास है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट रहेगा। The bullet shot straight up returned to its starting point in 10 seconds. The initial speed was, ठीक है, आपने क्या किया, एक बुलेट शॉट ही स्ट्रेट अप एंड इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा, इन 10 सेकेंड। हमने क्या करना है अब इसमें, यहाँ पे हम एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक मोशन आ गया, ठीक है, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। हमें ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 10 सेकेंड्स में वो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है। इनिशियल स्पीड हमने फाइंड करनी है,
v इनिशियल, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है, हम ये लगा लेते हैं कि हम ये लगाएंगे वी आई इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस ए टी। टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। जब आपके पास जो बॉल होगा वो आपके पास वो होगा ना इन द सेंटर, तो आपके पास टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, मतलब जब सेंटर में आएगा ना तो वो आपके पास टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है माइनस एक्सेलरेशन, इट्स 9.8 इंटू आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस आपके पास आ गया 9.8 और 5, तो आप इसे अगर 10 और 5 कर दो तो 50 है, तो 50 के नियर आंसर 9.8 को 5 से करोगे इट्स गोना बी 49 मीटर पर सेकेंड। इस तरह आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, नोट द एक्सेस केयरफुली, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट मोशन इन अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, हमने कांस्टेंट स्पीड की बात करनी है, कौन सा आपके पास मोशन हो रहा है इन अ कांस्टेंट स्पीड। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ये एक्स, दिस शोज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने कहना है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट मोशन इन कांस्टेंट स्पीड। स्पीड आपके पास क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें, हम कहेंगे स्पीड या वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, ठीक है। डी को यहाँ पे उन्होंने x से लिखा हुआ है तो आप कह दोगे x बाई टी। अब ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये तो आपके पास है, इसमें आपके पास क्योंकि एक लीनियर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। दूसरा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम नहीं, तीसरा भी नहीं है, ठीक है। चौथे पे देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन मींस आपके पास जो स्पीड है उसकी क्या है, कांस्टेंट। टाइम गुजरता जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये स्पीड आपके पास कांस्टेंट है, और पहला ग्राफ है उसमें आपके पास स्पीड कांस्टेंट आ रही है, तो आंसर इज गोना बी 1 and 4। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। जो आपके पास लीनियर मोमेंटम होता है वो दोनों टाइप्स की कोलिजन में कंजर्व होता है, बट इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट्स गोना बी इलास्टिक कोलिजन। A man goes 10 meter towards north and 20 meter towards east. Then the displacement is. अच्छा, हमने displacement find करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, what we are gonna do here is, just give me a second, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूँ करके अगर हम ड्रॉ कर दें तो आपके पास ये साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट आ गया, ठीक है। हमें डायरेक्शंस का पता चल गया, इट्स गोना बी इजी फॉर अस टू डू द वर्क नाउ, ठीक है। तो नॉर्थ पे ये 10 मीटर, 10 आपके पास 10 मीटर गया टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, और फिर वो वहाँ से ईस्ट पे मूव कर गया 20 मीटर, ठीक है। अब आपने यूँ करके ये फाइंड करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास यही बन रहा है, इसको हम एक्स कह देते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आप कहेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं कह देती हूँ एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हम कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो इट इज़ गना बी 100 प्लस 400, इट्स गना बी 500। अब हमें स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है 500 का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 625, तो 625 तो है नहीं, 25 से ज़्यादा वाले में भी 625 से ज़्यादा आंसर आएगा डेफिनेटली, 30 पे डेफिनेटली 625 से ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है 22.5, हमें स्क्वायर रूट लेने की भी ज़रूरत नहीं, हमें पता है स्क्वायर रूट 500 इज़ गना बी लेस देन 25, तो लेस देन 25 आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, इट्स 22.5, तो आप ये सेलेक्ट करें, क्योंकि कैलकुलेशन का इतना टाइम होगा नहीं कि हम एक ही कैलकुलेशन करने लगें। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट होना, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आपके पास डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि अगर एक्शन एंड रिएक्शन सेम बॉडीज पे एक्ट करें तो बॉडी मूव ही ना करे ना। जिस तरह अगर एक बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है, इस पर यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, तो एट द एंड दिस बॉडी इज गोना बी एट द रेस्ट, ठीक है। तो ये रेस्ट पे ना रहे, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन दोनों कोई ना कोई वर्क डन कर रही होती हैं, कोई ना कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो इट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। The displacement of the moving object. What is the displacement of the moving object shown in the figure? अच्छा, अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत आसान से लगा। देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से ना, ये 8 मीटर वाली जो लाइन है ना, इसके हेड से लेके 6 मीटर वाली लाइन की टेल तक है, ठीक है। तो जब हम अब इसको करेंगे ना, ये आपके पास ये 8 मीटर वाले की टेल आ गई और ये आपके पास 6 मीटर का हेड। अगर हम इनको ज्वाइन करना चाहें तो आपके पास दूसरी साइड पे मेजरमेंट दी हुई है, ये आपके पास 4 आ गया, ये 2 है, लेकिन ये दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऐसे ही जा रहा है, ये 3 है, तो हम इन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास 8 के हेड से लेके 6 की टेल तक है, सो 7 इज़ गोना बी द आंसर।
फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम कहते हैं 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम की इंडिपेंडेंट, कहीं टाइम आपको दिख रहा है नहीं ना, ठीक है, तो इस वजह से इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसमें आपके वो टाइम के बारे में कोई डिटेल नहीं दी जा रही, ठीक है। What is the velocity of an object when it reaches from point P to Q in 2 seconds along the semicircle of radius 1 meter? अब हमें यहाँ पे क्या डिटेल्स गिवन है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपके पास O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। रेडियस आपके पास, रेडियस इस सर्कल का हाफ जो है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, ये आपके पास 1 मीटर आ गया। और हमें ये भी पता है, उन्होंने टाइम भी बता दिया, टाइम आपके पास आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। अब अगर ये कंप्लीट सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr, लेकिन आपके पास चूंकि ये सेमी सर्कल इट्स हाफ सर्कल, तो आप इसे क्या कर दोगे, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है आपने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम आ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 2πr, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड हम यही लिख देते हैं, डिवाइड आपने कर दिया किससे, टाइम आपके पास 2 सेकेंड आ गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास, और रेडियस आपके पास क्या है, आपके पास रेडियस है 1, ठीक है, 2πr स्क्वायर, तो 2πr, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, 2 से कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड आपके पास पाई बच जाएगा, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14, सो 3.14 इज गोइंग टू बी द आंसर। ऐसे यूनिट ऑफ वेट इज, अच्छा ये बात हमने पहले भी की थी, हमने वेट का ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। जब आपके पास फ्री फॉल की बात करेंगे तो उसमें हम वेट यूज़ करेंगे, ठीक है। जो फोर्स एक्ट कर रही होती है बॉडी पे जब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका वेट होती है, ठीक है। तो फोर्स का न्यूटन होता है, तो वेट का डेफिनेटली इट्स गोना बी द न्यूटन। अगर हम मीटर mg से भी करें तो मीटर इट्स मास का किलोग्राम है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इट्स इक्वल टू न्यूटन। आगे आ जाते हैं, रॉकेट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ की बेसिस पे वर्क करता है रॉकेट, क्योंकि हमने क्या किया, हमने फ्यूल को जलाया। जब हम फ्यूल बर्न करते हैं ना, तो वो जो फ्यूल होता है ना, जो आपके पास फायर होती है, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है, उसके नीचे की तरफ प्रेशर लगाने से जो रॉकेट होता है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। सो इट इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज मास, ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स यू टाइम, देखो अच्छा एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ, रेट का जहाँ भी वर्ड आ जाता है ना, रेट दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हमने कहते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हमने कहते हैं ना चेंज ऑफ मोमेंटम, या मैं इसको यूँ करके लिखूँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपके पास हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो ये फोर्स आंसर आ गया। आगे, इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेज द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, आपके पास ये आपके पास आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप इसका आपको दे रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डिक्रीज, तो इसका मतलब ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन दे रहा है, ठीक है। द यूनिट ऑफ, ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स को हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखते हैं इम्पल्स को हम जे से रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं जे इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, फोर्स इज न्यूटन, टाइम इज सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इज द एसआई यूनिट, ठीक है। अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ किलोग्राम भी एक्सप्रेस करोगे ना, सो इट इज़ गना बी, आपके पास ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, न्यूटन डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बी नहीं हो सकता आपके पास। अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 40 किलोग्राम हिट्स द वॉल एंड बाउंसेस बैक स्ट्रेट विदाउट लूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। In order to find the change in momentum, हम कहेंगे डेल्टा p इज इक्वल्स टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम हमें ये पता है कि ओरिजिनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या था, दैट वाज पॉजिटिव 4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं वो बाउंस बैक हुआ, वापस आया, और उसने क्या किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लूज नहीं हुई, ठीक है। तो आपके पास कोलिजन हुई है, मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो इसमें इसके पास इसमें क्योंकि लेकिन डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट होगी, क्योंकि उसकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो आप -4 एंड द आंसर इज गोना बी -8, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम।
ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने बताया, जो एक्सेलरेशन होती है ना एट द एक्स एक्सिस, या आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है वो जीरो होती है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इम्प्रूव द जंपिंग रैकेट द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट द एंगल ऑफ, हमने ये पढ़ा था रेंज आपके पास, जो हमने ये कहा था कि जो रेंज मैक्सिमम होती है ना वो आपके पास होती है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसका मतलब आपके पास रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, 45 इज गोना बी द आंसर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स, अच्छा जिनका आपके पास सम आपके पास 90 आएगा ना, that is gonna be the right answer। 15 18 हो ही नहीं सकता, 90 20 80 it is 100, 52 62 it is 114। ठीक है, so 43 और 47 को ऐड करेंगे, the answer is 90, so this is the correct pair। Caffeine has a molecular mass of 194, it contains 28.9% biomass of nitrogen, number of molecules of nitrogen present in caffeine is। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ उन्होंने आपको दे दिया है कैफीन, और ये कह रहे हैं कैफीन के अंदर, कैफीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले वो बता रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास कितना आ गया, 194 आ गया। इसमें आपके पास 20 मास ऑफ नाइट्रोजन आपके पास कितना आ रहा है, नाइट्रोजन का मास आपके पास आ गया 28.9%। परसेंट को अगर हमने काटना हो तो हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और हमने ये कहना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 194 है कैफीन का, तो पूरा एज अ होल कैफीन में कितना होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 194 से। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56। ठीक है, और फिर हमने कहना है कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन के अंदर कितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, हमने ये फाइंड करना है। तो हम इसको हम कह रहे हैं कि एक नाइट्रोजन एटम का मास आपके पास 14 AMU होता है। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है जब हमने फाइंड करने होंगे ना, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोना बी 56 डिवाइडेड बाय 14, और आंसर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम इन इक्वल वेट रेशो। ठीक है, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने बता दिया है 55, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 है। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके पास दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 100% टोटल होती है कोई भी चीज़, वो दोनों इक्वल हैं तो दोनों आर गोना बी 50%। तो हम कह देते हैं 50 डिवाइडेड बाय 55 आपके पास आ जाएगा फॉर, ओ दिस नॉट मैग्नीशियम, आई एम सॉरी, दिस इज मैंगनीज। ठीक है, इट्स Mn, सॉरी मैंगनीज है, इसका आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट, आपके पास वेट रेशो 55 आ गया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है इसको हम क्या कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 50% डिवाइडेड बाय हमने 16 कर देना है। अब 55 से छोटा है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा इट्स गोना बी 0.9 समथिंग, 1 से छोटा आ रहा है ना, तो हम इसे वो कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.9 समथिंग। ठीक है, और 16 3s आर, let me check that, 16 8 1 3 48, या 16 3s आर आपके पास होता है 48। तो आपके पास इस तरह रेशो आ रहा है कि यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब हम 0.9 आ रहा है, इसको अब हमने कर देना है होल नंबर में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास, अब देखो यहाँ हमारे पास नियरली ऑप्शन में भी कोई ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि नहीं मैं 1 और 3 से कर लूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो इसे हम 2 से करते हैं, यहाँ 3 पॉइंट समथिंग 3.4 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, जब हम इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, अभी हमने रफ किया है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 3 2 6, तो यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा, तो आपके पास Mn2O7 इज द आंसर। आगे चलते हैं। द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 36। द मिक्सचर कंटेन 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इज। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने ये बता दिया कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, आपके पास आपके पास मॉलिक्यूल है, उसके अंदर आपके पास है नाइट्रोजन और कार्बन है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मिक्सचर कंटेन, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना आ गया, 36 आ गया। 280 ग्राम नाइट्रोजन, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा उसमें आपके पास उसने बता दिया कितना है, 280 ग्राम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास उसने आपको बता दिया 280 ग्राम, इसके हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं।
ठीक है। इसके मोल्स फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, नाइट्रोजन N2 होता है ना, गैशियस फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म है, नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 28 से, क्योंकि 1 नाइट्रोजन इट्स 14, 14 + 14 इट्स 28। ठीक है, तो आपके पास 10 मोल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, इसके आपके पास आगे 10 मोल्स। अब उसने कहना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपने मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कि आपके पास कितना मास फॉर्म हुआ है, तो ये हम इसको क्या कर देंगे, मोल्स हम इसके निकाल देंगे, इसके भी आपके पास 10 मोल्स आएंगे। ठीक है, और हम कर देंगे मोल्स को, मोल्स 10, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 44, इसका आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास, तो 440 इज़ द आंसर। तो 440 ग्राम इज़ गोना बी द आंसर, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। ठीक है, फिर 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कहेंगे, हम कह रहे हैं कि एक मोल जो होता है ना आपके पास, उसमें आपके पास होता है 22.414 DM³ उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अब आप 11.2 आ गया, ये इसका हाफ आ गया, तो 0.5 मोल्स। ठीक है, आगे 0.5 moles of barium chloride is mixed with 0.2 moles of Na3PO4. The maximum moles of Ba3PO4 obtained is। ठीक है, इसको अब हम इजी तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आपके पास इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो इट इज़ गोना बी BaCl2 plus Na3PO4 gives you Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस आपके पास बनेगा NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Na3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास Ba3 है, हम यहाँ 3 लिख लेते हैं, और आपके पास यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, इसको अगर हम बैलेंस करें। ठीक है, और PO4 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 NaCl बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हम BaCl2 और Na3PO4 का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हम कहेंगे जब ये 3 थे तो ये 2 फॉर्म हो रहे थे, अब नहीं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और अब Na3PO4 आपको 0.2 है, तो ये आपके पास कितने फॉर्म होंगे, हम इसे X कह देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बने, Cl2 में चेक 3 6, यस। ठीक है, तो ये कितने आपके पास फॉर्म होंगे, तो हम कहेंगे 2x, मैं ऊपर से इरेज कर लेती हूँ, हम कहेंगे 2x, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.6। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0.3 आ गया। ठीक है, ये आपके पास इतने मोल्स। अब वो क्या कह रहा है, उसने आपको गिवन है 0.5 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बेरियम क्लोराइड के कितने बन रहे हैं, 0.3 मोल्स। इसका मतलब जो बेरियम क्लोराइड है वो आपके पास रिएक्टेंट एक्सेस से बना 0.3 चाहिए था, बन 0.5 रहे हैं। के भी अब देखो यहाँ पे जब आपके पास 2 Na था तो आपके पास एक ये Ba3PO4 बन रहा था, अब आपके पास 0.2 Na3PO4 है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, डिवाइड हो जाएगी, इसके ना भी 0.1। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज यील्ड से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे लिखा हुआ है। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसको हम अगर 6 से डिवाइड कर दें, हम इसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे ना, सिंपलेस्ट होल Tareem, नंबर your voice is not clear. बोर्ड पे लिखा हुआ है। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसको हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं, हम इसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, सिंपलेस्ट। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब करते हैं, हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, तो इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर, Yes, now it's clear. सिंपलेस्ट, ओके। इंपेरिकल फार्मूला आपके पास सिंपलेस्ट रेशो होता है। ठीक है, सो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C1, ठीक है, H2 और O1, या हम लिख सकते हैं CH2O लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, हम 6 और 12, 2 जार 6 12, तो आपके पास ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद द सेम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बोथ द कंपाउंड्स। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम आखिरी, अच्छा पहला ऑप्शन अगर हम लेना तो H2 और H2O2 इसमें हो ही नहीं सकता,
सकता, ठीक है। पहले में आपके पास 2:1 बन रहा है, दूसरे में 2:2। दूसरे वाले ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसमें कार्बन इसमें आपके पास बनेगा 1:2 C6H12 का, और 1:1 बनेगा C6H6 का, ठीक है। तीसरे में H2SO3 और H2SO4 है, ये इनका कुछ नहीं बन सकता टेस्ट, ठीक है, इसका भी नहीं बन सकता, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन में हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास है C6H12O6, और दूसरे में आपके पास है C2। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूँ, C आपके पास 2 कार्बन है, हाइड्रोजन आपके पास 4 है, और ऑक्सीजन आपके पास 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C1H2O1, और सेम इज द केस विद दिस C1H2O1। तो इनका आपके पास सेम एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। क्या पता है उसके बाद बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन एटॉमिक मास। अगर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना तो हम कार्बन 12 हमने एज अ स्टैंडर्ड रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपके पास ये स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये हो गया। आगे आ जाते हैं, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आपके पास किसी चीज़ को, ठीक है, और कंटिन्यू करना। आगे आ जाते हैं, चूज द तरीम, आप माइक से थोड़ा क्लोज होके बोलें, वर्ड क्योंकि आवाज़ बहुत कम आ रही है। कमेंस का मतलब, ओके, अब ठीक है। अच्छा, इसमें है फिर चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। पहला ऑप्शन है टू एंड, ये तो इसका ऑपोजिट आ गया। सी ऑप्शन इज नियरिंग फिनिश, यानी खत्म होने वाला है, दिस इज आल्सो समवट सिमिलर टू एंड। और थर्ड इज टू रन, तो ये तो कहीं से मैच नहीं करता, तो बिगिन इज गोना बी द राइट ऑप्शन। अगला आ गया, द वर्ड दिस वर्ड इज नॉट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ एंजाइटी। प्रॉब्लम रेफर्स टू डिफिकल्टी और चैलेंज, वाइल एंजाइटी रेफर्स टू स्टेट ऑफ वरी और अनईज। एंजाइटी होती है मतलब आप यू आर नॉट फीलिंग लाइक, हम कहते हैं लिटिल अनकॉन्फिडेंट, अनईजी, किसी चीज़ की आपको टेंशन है, ठीक है, दैट इज व्हाट एंजाइटी इज। और प्रॉब्लम का मतलब कोई भी डिफिकल्टी या चैलेंज है, तो हमने कहना है इट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ एंजाइटी। हमने कोई ऐसा वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, जो क्या हो, एंजाइटी के ऑपोजिट हो। सो प्रॉब्लम वही आ गया, वरी, परेशान होना, नर्वस होना, वो परेशानी में ही आ जाता है, ठीक है। सो रिलैक्स इज कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स या assumptions कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है आपके पास, पाकिस्तान इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी पाकिस्तान में आप मल्टीलिंगुअल डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोवेंशियल लैंग्वेजेस भी इतनी है, फिर हमारी नेशनल लैंग्वेज अलग, इट्स अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है। एंड टू बी अ पाकिस्तानी वन नीड्स टू लर्न उर्दू, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तानी होना, यू नीड टू लर्न उर्दू, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल लोग कन्वर्सेशन करते हैं इट्स उर्दू, ठीक है। अब हम इसकी ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो ओनली कंक्लूजन वन इज़ फॉलोड। उसने ऊपर ये बात की थी कि पाकिस्तान इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है, और उसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। उसने कहीं ये बात नहीं की कि आपको पाकिस्तान आना है तो आपको पाकिस्तानी, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप पाकिस्तानी नहीं है, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो आपको ढेर सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी इसमें, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर द कंक्लूजन टू इज़ फॉलोड। आगे आ जाते हैं, स्टेटमेंट आपके पास है, न्यूट्रिशियस फूड इज़ डिलिशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। वो कह रहे हैं जो चीज़ जिस फूड के अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ठीक है, वो एक तो होता है लजीज होता है, डिलिशियस होता है, और दूसरा इट्स गुड फॉर योर हेल्थ टू, एंड हनी इज़ न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो वो उसने कह दिया हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अगर हम इसकी वेन डायग्राम टाइप चीज़ बनाना चाहें तो हम इसको यूँ करके कहेंगे कि हम न्यूट्रिशियस फूड का जो सेट है उसके अंदर हम डाल देंगे डिलिशियस भी और गुड फॉर हेल्थ भी, और हनी क्योंकि गुड फॉर हेल्थ है तो हनी इज़ डेफिनेटली गोना बी न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो डिलिशियस फूड्स आर न्यूट्रिशियस, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज इज द आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन द सेक्शन ऑफ लॉजिकल डिडक्शन द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ पैसेज followed by certain inferences based on it, ठीक है। The student are required to analyze the content and the passage and grasp the desirable fact from it, then the students has to consider। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको रीड करना है, फिर आपने इससे इन्फर करना है कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि जो उसने नीचे बात लिखी हुई है is it in accordance with the facts given or not, ठीक है। तो हम आते हैं, urban services are not expanded fast enough to cope with the urban expansion। इसमें है कि urban expansion लोग जो हैं वो सिटीज़ में आके रहना तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन इतनी सर्विसेज नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और दूसरी बात आएगी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की क्वालिटी कम हो गई है, क्योंकि आपके पास मैन पावर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज तो उतने ही रह रहे हैं। अगर आप उन्हें बढ़ाने की कोशिश भी करो तो दे आर नॉट कोपिंग विद द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसमें उसने आखिरी बात की तरीम, आपकी कि आवाज़ students are बहुत required कम आ रही है। to
अब सही है आवाज़? हम इसमें कहेंगे फिर कि थ्रू एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ फंड्स, दो एडिक्वेट जी, प्रोविजन बस ऑफ इसी फंड्स वर पोजीशन में माइक मेड। रखें। Adequate provisions of funds were made, but they अच्छा अब इसमें बात इससे क्या होती है कि हमने तो बात की थी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो रहे हैं। अब कहीं भी हमने ये तो नहीं कहा ना कि हम फंड्स दे रहे हैं लेकिन वो फंड्स हम यूज़ नहीं कर रहे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हम ये कहेंगे डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि ऊपर जो हमने सारी बात की थी दैट डजंट मैच विद व्हाट जो नीचे आपको स्टेटमेंट दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं द क्वांटिटेटिव तहरीम, बहुत आवाज़ कम आ रही है आपकी। अब ठीक है। The term which shows the quantitative relationship between the products and reactants is called, ठीक है। तो आपके पास जो quantitative relationship show कर रहा होता है ना between the reactants and products, उसकी study को हमने पढ़ा था, that is known as stoichiometry, ठीक है। So this is the correct one. Select the most suitable synonym of the word appalling. Appalling का मतलब होता है horrific, ठीक है। तो पहला आपके पास आ गया terrible, that matches, ठीक है। horrific, terrible, they do have a same meaning, ठीक है। appealing मतलब कोई चीज़ आपको attractive लग रही है, that is seeking your attention, that is appealing, ठीक है। then it is waning means किसी चीज़ को decline कर देना, that doesn't meet with the word appalling. and snowballing means किसी चीज़ का size में ना rapidly increase हो जाना, तो वो भी that isn't a appropriate answer to, तो आपके पास सही answer is alpha. Select the most suitable synonym for the given word baffling, ठीक है। तो baffling का मतलब होता है impossible या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, आपको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो apparent मतलब वो कोई चीज़ बहुत वाजे है, सामने आपको उसका मतलब फील हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। dispersing का मतलब होता है बिखेर देना, किसी चीज़ को फैला देना, ठीक है। एंड teeming means to be full of life या activity, ठीक है। तो unsolved is someone to, it is near to something, हम कह रहे हैं impossible है या difficult to understand, so unsolved is the right option. आगे आ जाते हैं, select the most suitable synonym to the word bashful. जो word bashful है ना, उसका मतलब होता है shy, ठीक है। and timid means fearful या afraid, ठीक है। तो इन दोनों का आपके पास same meaning जा रहा है। this is susceptible, this means not easily influenced या vulnerable, ठीक है। और दूसरा आपके पास आ गया बोल्ड, उसका हमें पता है इनवल्नरेबल, दैट इज ऑपोजिट ऑफ वल्नरेबल, तो इसमें से आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज टिमिड। फिर नेक्स्ट आ गया, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा चीज़ को स्टोर कर सकता है, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। एम्पल डू हैज़ द सेम मीनिंग। एंड क्रैम्प का मतलब किसी चीज़ को शॉर्टन कर देना, कम कर देना, ठीक है। एंड स्टैगनेंट मीन्स स्टिल, कोई चीज़ मोशनलेस है। एंड डॉर्मेंट, हम कहते हैं ना द वायरस वाज इन द डॉर्मेंट फेज, यानी वो इनएक्टिव है, अभी वो उस तरह एक्टिव नहीं है, दैट इज वर्ड डॉर्मेंट मीन्स। Next MCQ is during the stoichiometric calculations, which of the following law must be obeyed? तो इसमें 2 laws हैं, एक law of conservation of mass है and दूसरा is law of definite proportion. So Charlie is the right option. The formula which shows the simplest whole number ratio of the atoms of different elements in a compound. Empirical formula आपके पास simplest whole number ratio होता है, molecular formula आपके पास जो actual ratio होता है ना atoms का, वो बता रहा होता है, ठीक है। So Charlie is the right option. Next is 18 gram of water contain dash atoms of hydrogen. अच्छा, अगर हम देखें 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 18 मोल्स अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज 18 डिवाइडेड बाय 18, तो 1 नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 आ गए। नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने, एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो हम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू अवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आप कर दोगे अवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 into Avogadro number is going to be the answer. Actual yield is always less than theoretical yield due to operational losses. Operational losses में आपके पास आ गया, आपके पास क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये जो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं ना, इससे आपके पास
जो सब्सटेंस होता है उसका थोड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं एंड साइड रिएक्शंस, यानी अब आप एक सब्सटेंस, जिस तरह हम कह रहे हैं कोई भी दो चीज़ों को हम रिएक्ट कराएंगे तो एक हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा आपके पास साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिस तरह वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जिस तरह फोटोसिंथेसिस तो हमारा मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, लेकिन साथ आपके पास वाटर बन रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द रीजंस व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड एक्चुअल यील्ड वो होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज लिमिटिंग द रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ, लिमिटिंग रिएक्टेंट किस चीज़ की अमाउंट कंट्रोल करती है, प्रोडक्ट की, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता ही वो है जो लीस्ट नंबर ऑफ जो लीस्ट नंबर ऑफ, जिसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और वो प्रोडक्ट फिर उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट सारा कंज्यूम हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा, ठीक है। Comprehend the key vocabulary. It was a good piece of land. They got quite dash by using it to cultivate the much needed industrial plant. ठीक है, so prosperous is the right option. Prosperous का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा वो होना, progress होना है। progress में क्या कहूँ, मतलब prosperous का मतलब होता है किसी चीज़ में rich, इस तरह, ठीक है। peaceful नहीं हो सकता, responsible and tranquil का मतलब होता है peaceful या calm. This is also the wrong option. फिर आगे आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंड द की वोकैबुलरी। बाइनियल, बाइनियल का मतलब होता है जो एक चीज़ हर 2 साल के बाद हो, तो अकरिंग वंस एवरी 2 years इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर इन 2 moles ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो नंबर ऑफ अपने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स उसने आपको दे दिए 2, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के साथ उसने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन राइट द फार्मूला 2, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज मॉलिक्यूल, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। उसने आपको दे दिए 2 moles हैं, एवोगैड्रो नंबर इज अ कांस्टेंट, तो ये आपके पास डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। द रेशियो ऑफ masses ऑफ रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है। अब रिएक्टेंट की मास का हमने रेशियो निकालना है, सो हाइड्रोजन का आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन 1.008 फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2। इससे रेशियो मीन्स डिवीजन, आपने डिवीजन करनी है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एटम होता है, इट इज 35.5, इसको आप 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोना गेट 71, तो ये आपके पास आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे एंड 35.5, so 1:35.5 is your answer. The sample of neon is found to exist as neon 20, 21 neon and 22 neon. Mass spectrum of neon is as follows. अब हमने क्या फाइंड करनी है, relative atomic mass फाइंड करना है. What we have to do is ये जो आपके पास relative abundance है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है mass number से. Let me do that. Relative abundance पहले की आपके पास आ गई 90.9, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, ठीक है। इसमें आपने ऐड कर देना है 0.26 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। इसमें आपने फिर ऐड कर देना है 8.82 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है, और इस सबको आपने डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, 20.18 इज गोना बी द आंसर। The number of molecules in 9 gram of ice. Ice definitely it's water. 9 ग्राम की हमने बात की है, तो आपके पास हम इसके मोल सबसे पहले निकाल लेते हैं। हम कहते हैं मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास का हम कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। तो मास आपके पास आ गई 9 ग्राम, so we're going to divide 9 gram by molar mass of water is 18, तो दिस इज 1/2, या हम कह सकते हैं 0.5, हाफ कर लेंगे। तो जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो हम कहेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस इज 5। 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, वी आर गोना गेट 3.01 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर का हाफ है, ठीक है।
फिर आगे आ जाते हैं थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, थ्योरेटिकल यील्ड को हम यूज़ करेंगे मास ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास क्या देता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, थ्योरेटिकल यील्ड भी आपके पास यही होती है कि आपके पास थ्योरेटिकली कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो मास ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द राइट ऑप्शन। 1 mole of a substance at standard temperature and pressure has 22.414 dm cube at STP। हाँ इन्होंने दिया हुआ है at STP, अगर यहाँ पे लिखते हैं RTP so the right option is gonna be 24 dm cube, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है STP so delta is the right option। Which contain more atoms। ठीक है, अब आपने बताना है किसमें ज़्यादा एटम्स हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे 7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 7 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम इट इज़ 24 and 8 gram of sodium, 8 divided by 23 and 9 gram of aluminium, 9 divided by 27। ठीक है, तो अब हम करते हैं 7 3s are 20, 7 4s are 28 होता है, 7 3s are 21 होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। 8 1s are 8, 8 3s are 24 होता है, तो 2 पॉइंट इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.9 समथिंग आ जाएगा, और इसका आंसर आपके पास आ गया 3। तो आपके पास सबसे ज़्यादा आपके पास किस में बन रहा है, हमने फाइंड करना है मोर एटम्स, किस में ज़्यादा एटम्स बन रहे हैं। सो दैट इज़ योर सोडियम, 8 grams of sodium is the right option। Which contain the highest percentage of nitrogen। अब यहाँ percentage of nitrogen हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन आपके पास कितनी है, नाइट्रोजन आपके पास, अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 14 30 हो जाएगा। NO2 की अगर हम बात करें हम कहेंगे 14 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन 2 16 12 2 32, नहीं एन नाइट्रोजन भी ऐड करें 32 प्लस 14, तो आपके पास हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 44 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया NO का, ये आपके पास आ गया NO2 का। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे N2O का, तो हम कर देंगे 28 डिवाइडेड बाय N2, 28 प्लस 16 8 4 एंड 34 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 34। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आ गया N2O5, तो N2 नाइट्रोजन आपके पास 28 होगा डिवाइडेड बाय O5, तो हम कर देंगे 28 प्लस 16 5 7 8 80, सो इट्स गना बी 8 108 108। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके पास N2O की आपके पास हाईएस्ट परसेंटेज आएगी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट रिलेशन अबाउट द परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड या तो फॉर्मूला एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 1 AMU स्टैंड्स फॉर, सो इट इज 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो गई, हमने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। ठीक है, सो वी आर डन हियर, बट आई वांट टू से इन द एंड इज मतलब अभी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस गलत हो भी रहे हैं ना, लाइक अगर आज की करीम, आप अपना व्हाट्सएप चेक करें। से इन द एंड इज मतलब अभी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस
ओके, अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, इसको वाइंड अप कर लेते हैं. So I can find the questions. This live be saved? Yeah, this live will be saved. Can you explain the calculation point again? Which calculation point can you please clear? कौन सा calculation point I can explain you again? Okay, you're doing good. Thank God. Yeah, all these tests are free to attempt. All you need to do is you're gonna go to this drop down menu. यहाँ पे daily tests पे आएंगे और यहाँ पे रोज टेस्ट अपलोड हो जाता है, ठीक है. एंड यहाँ से you can attempt that daily test and yeah, they're for free. और explanation शाम को, मतलब ये रात के टाइम YouTube live पे you can find the explanation too, ठीक है. MCQ number 76 are what is free to attempt. Yeah, the tests are free to attempt. The problem with the voice, yeah, will हम इसके बारे में नेक्स्ट लाइव में इसको विल ट्राई टू मेक इट बेटर. अगर प्रॉब्लम थी सो विल ट्राई टू मेक इट बेटर. Okay, I can't find more questions here. I guess this is it for today. अच्छा, एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अच्छा, मैं ये कहना एंड पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अभी हो सकता है आप लोगों के ज़्यादा MCQs गलत हुए हों, ठीक है. हो सकता है कि कुछ के मतलब 10 to 20 या 30 MCQs भी गलत हुए हों. सो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. देखो, अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम 100 में से 100 मार्क्स लें. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन मेक मिस्टेक्स नाउ. द पॉइंट इज़ आपने MDCAT वाले दिन मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है. फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है. तो अगर आपकी रेगुलर टेस्ट्स में मिस्टेक्स हो रही हैं, यू नीड नॉट टू पैनिक एट ऑल, ठीक है. बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. ऑल यू नीड टू डू इज़ फोकस कि आप किस चीज़ को गलत करें और मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, ठीक है. व्हेन यू आर गोना डू दैट यू आर गोना इम्प्रूव एंड ऑल वी नीड राइट नाउ इज़ इम्प्रूवमेंट, ठीक है. तो हम सब ने आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर स्टूडेंट. हो सकता है कि आप जिससे कंपेयर करें वो एक चीज़ में अच्छा और आप उससे ज़्यादा अच्छे हो किसी और चीज़ में. सो वी ऑल आर इक्वल्स, नन ऑफ अस इज़ परफेक्ट, ठीक है. एंड दीज इम्परफेक्शंस आर व्हाट मेक अस परफेक्ट एक्चुअली, ठीक है. तो हमने क्या करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना. एंड मार्क्स पे हमने बिल्कुल मायूस नहीं होना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करना है. तो आप लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व करते रहना है, अपने पॉइंट्स देखते रहने हैं कि आप लोग मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, ठीक है. इन चीज़ को जब आप यूँ करके एनालाइज करोगे ना, तो जब जिस दिन आपका टेस्ट होगा ना, द नंबर ऑफ MCQs यू हैव अटेम्प्टेड दे गोना गिव यू द कॉन्फिडेंस. आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम हॉल में एंटर होगे कि मैंने तो इतने MCQs किए हैं, ठीक है, और मैंने इतना ज़्यादा काम, मतलब इतने ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने कर ली है, तो अब हो नहीं सकता कि मैं अच्छा स्कोर ना करूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करें एंड ट्राई कि अभी आप अगर गलती करें तो इट्स ओके, आप लोग गलती करें, ठीक है, लेकिन MDCAT वाले दिन गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है. If you do have other queries, you can write in the chat. I am viewing the chat too, ठीक है. For now it's it, and thank you everyone for joining the live, for viewing us, for attempting the questions, and best of luck with your MDCAT preparation, all of you. I can't see any other question to answer, so yeah, we are also having a test tomorrow.
ठीक है, वो आज शाम तक या सुबह मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा प्रीमेड की वेबसाइट पे। ठीक है, यू कैन विजिट देयर, सॉल्व दैट। कल का पूरा दिन होगा और शाम के टाइम, रात के टाइम डिस्कशन होगी, सेम टाइम ही होगा आई गेस। इफ देयर आर गोना बी चेंजेस वी आर गोना लेट यू नो। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अभी टेस्ट जब अपलोड हो जाएगा इन आज रात को या कल सुबह, सो यू शुड सॉल्व दैट एंड विद कंप्लीट सिंसेरिटी टू योर सेल्फ। ठीक है, कोई आपने चीटिंग वगैरह या इस तरह या देख लेते हैं। ठीक है, लीडरशिप बोर्ड पे नाम लाना इज इन द पर्पज इज आपका सीखना। ठीक है, तो फेयर मीन्स यूज़ करते हुए यू नीड टू सॉल्व द टेस्ट। शाम के टाइम डिस्कशन so much, it means a lot. Okay, there are some questions. Velocity, time graph, that's an momentum one. Please answer. I've asked the question. Velocity, time graph. Let me find the question if I can find it real quick. I guess यहाँ पे कहीं होगा. Let me find it real quick, then I can answer to that. If someone can please tell me the question number so that I can find it easily. वो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, अच्छा रुको मुझे थोड़ा सा याद है, आई कैन टेल यू, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. क्वेश्चन 41. ओके, या सो इसमें ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसमें मैंने आपको बताया था आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम. वेलोसिटी एंड टाइम का रेशियो इज एक्सेलरेशन. ठीक है, ऑप्शन डी. अच्छा, स्क्वायर रूट 3:1. 3:1 आई गेस यहाँ पे मार्क गलत हुआ है. इट इज 3:1. अल्फा शुड बी द आंसर. रुको, लेट अस सॉल्व दैट. हमने क्या करना है, हमने इसको करना है एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वाई टू द एक्स, sorry, acceleration of y to acceleration of x, that is gonna be tan 60 divided by tan 30. ठीक है, so we need to write the values of tan here. Yeah, so we're gonna write the value of tan 60. It's square root 3 divided by tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है, अब हम इसे यूँ करके लिख देते हैं, divided by 1 divided by square root 3. ठीक है, तो हम यूँ करके लिख देंगे square root 3 multiply by square root 3. तो आपके पास आ जाएगा square root 3 का whole square and it's gonna be 3:1. यहाँ मैं सही कह रही थी, alpha is the right option. यहाँ पे मार्क गलत हुआ है mistakenly, delta is not the right option, alpha is the right one. ठीक है, I can't find any other questions here, so yeah.
It's all for today. Thank you again for joining the live session and sending you best wishes for your MDCAT exam.